नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूपी पीसीएस और आरओ आरओ से रिलेटेड टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं और यह टेस्ट सीरीज जो है वो इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड है। ओके। और इस टेस्ट सीरीज में आने वाले यूपी पीसीएस और आरओ आरओ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ओके। और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जो कि टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, चारागाह ऐसे घास के मैदान होते हैं जहां प्रायः बारिश कम होती है या मिट्टी की गहराई और गुणवत्ता कम होती है। और दूसरा कथन है, अर्धशुष्क परितंत्र काफी संवेदनशील और नाजुक होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। चारागाह ऐसे घास के मैदान होते हैं जहां प्रायः बारिश कम होती है और या मिट्टी की गहराई और गुणवत्ता कम होती है। कुछ चारागाह तो कुछ खास वन क्षेत्रों के साफ होने से बन जाते हैं। ओके। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। अर्ध शुष्क परितंत्र काफी संवेदनशील और नाजुक होता है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें एक और दो दोनों सही है, तो सी द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सर्वाधिक नगरीकृत प्रतिशत के आधार पर राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है मिजोरम, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। भारत में सर्वाधिक नगरीकृत राज्य जो है वो गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र और गुजरात है। इस प्रकार है। तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। इसमें सबसे ज्यादा नगरीकृत राज्य जो है वो मिजोरम है और भारत में सबसे ज्यादा नगरीकृत राज्य जो है वो गोवा है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 की अवस्थिति पूर्णतः केरल में है। और दूसरा कथन है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 की अवस्थिति पश्चिम बंगाल या उड़ीसा में है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 उद्योग मंडल और चंपकारा नहर के साथ पश्चिमी समुद्र तट नहर के बीच स्थित है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जो है की स्थिति जो है वो केरल राज्य में है। ओके। और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 की अवस्थिति जो है वो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्य में है, ना कि 3 की। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल एक सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या अवस्थिति। पहला है NH7 वाराणसी कन्याकुमारी, दूसरा है NH8 दिल्ली लखनऊ, तीसरा है NH6 दिल्ली मुंबई। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल एक एवं तीन, ऑप्शन सी है उपयुक्त सभी, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 जो है वो वाराणसी से प्रारंभ होकर कन्याकुमारी तक जाने वाला भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो इसका जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 जो है वो दिल्ली को मुंबई से जोड़ता है, ना कि दिल्ली को लखनऊ से। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके। और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 जो है वो गुजरात को कोलकाता से जोड़ता है, ना कि दिल्ली को मुंबई से। तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो भी गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल एक सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। पहला है, पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 20% भाग भूमि है। दूसरा कथन है, मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों से होता है। और तीसरा कथन है, वेदिका फार्म समोच्च रेखीय जुताई और रक्षक मेखला मृदा संरक्षण के उपाय हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है दो और तीन, ऑप्शन सी है एक और दो, और ऑप्शन डी है एक, दो और तीन।
भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है, ना कि 20% भाग। तो इसका जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके। और मृदा का निर्माण जो है वो चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों से होता है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। और वेदिका फार्म समुच्चय रेखीय जुताई और रक्षक मेखला मृदा संरक्षण के उपाय हैं। तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो सही हो जाएगा। तो इसमें 2 और 3 सही है, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्प्रिंकलर उपयोगी है? ऑप्शन है जल सिंचाई में, ऑप्शन बी है मृदा संरक्षण में, ऑप्शन सी है जल अलवणीकरण में, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इन स्प्रिंकलरों द्वारा रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने में सहायक होती है, अतः यह एक सिंचाई साधन है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है, ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। तो इसमें ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है जैवमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच जुड़ाव एक संकरा क्षेत्र है। दूसरा कथन है भारत में जलोढ़, काली, लाल, लेटराइट, मरुस्थलीय और पर्वतीय प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव केवल स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरे क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे जैवमंडल कहते हैं। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। और भारत में जलोढ़ और काली, लाल, लेटराइट, मरुस्थलीय और पर्वतीय प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें एक और दो दोनों सही है, तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विपरीत कूपक और कूपकी किसके प्रकार हैं? ऑप्शन है पत्थर के प्रकार, ऑप्शन बी है खनन के प्रकार, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। विवृत कूपक और कूपकी जो है वो खनन के प्रकार हैं। तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन को पहचानिए। पहला है अयस्क खनिज अवयव के अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का समूहन है। और दूसरा कथन है शैल वह है जिसमें खनिजों का खनन किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। खनिज जो है वो विभिन्न प्रकार की शैलों में पाए जाते हैं। कुछ आग्नेय शैल में पाए जाते हैं, कुछ कायांतरिक शैल में, जबकि अन्य अवसादी शैलों में पाए जाते हैं। ओके। और खनिज आग्नेय और कायांतरिक शैल समूहों जिसमें विशाल पठार का निर्माण होता है में पाए जाते हैं। ओके। और शैल जो है वो खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूह होता है, ना कि अयस्क खनिजों वाले अवयवों के अनिश्चित संगठनों का एक से अधिक खनिज होता है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके। और वे शैल जिसमें खनिजों का खनन किया जाता है अयस्क कहलाते हैं, ना कि शैल वह होता है जिसमें खनिजों का खनन किया जाता है। तो इसमें जो कथन दो है वो भी गलत हो जाएगा। तो इसमें एक और दो दोनों गलत है, तो डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतरिक शैल समूह में पाए जाते हैं, और दूसरा कथन है खनिज ईंधन अवसादी स्तर में पाए जाते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। धात्विक खनिज जो है वो आग्नेय और कायांतरिक शैल समूह जिसमें विशाल पठारों का निर्माण होता है में पाए जाते हैं। तो इसका जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। और खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोल भी अधात्विक खनिज है, और ये अवसादी स्तर में पाए जाते हैं। तो इसका जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें एक और दो दोनों सही है, तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है भारत में कच्चे पेट्रोलियम का सर्वाधिक संचित भंडार पूर्वी अपतटीय क्षेत्र में है, और दूसरा कथन है भारत में प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक संचित भंडार पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र में है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल एक एवं तीन, या दो, केवल दो होना चाहिए, गलत है। ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है उपयुक्त सभी, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं।
भारत में कच्चे पेट्रोलियम का सर्वाधिक संचित भंडार जो है वो पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र में होता है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। ओके, पेट्रोलियम का सर्वाधिक संचित भंडार जो है वो पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र में है, ना कि पूर्वी। और ओके, और भारत में प्राकृतिक गैस की सर्वाधिक संचित भंडार जो है वो पूर्वी अपतटीय क्षेत्र में है, ना कि पश्चिमी। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी गलत हो जाएगा। तो इसमें एक और दो दोनों गलत है, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोयले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, भारत का अधिकांश कोयला बिटुमिन्स प्रकार का है, और दूसरा है, एंथ्रोसाइट प्रकार का कोयला भारत में नहीं मिलता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। भारत का अधिकांश कोयला जो है वो बिटुमिन्स श्रेणी का है, तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और भारत में एंथ्रोसाइट प्रकार का कोयला जो है वो जम्मू और कश्मीर के रियासी जिलों में पाया जाता है, ना कि भारत में नहीं पाया जाता। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें एक केवल एक सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत चीन के बाद विश्व में आभ्रक का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। और दूसरा कथन है, भारत में आंध्र प्रदेश के कोलार में सोने के निक्षेप हैं। और तीसरा कथन है, एल्युमिनियम को उसके अयस्क बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है केवल तीन, ऑप्शन बी है दो और तीन, ऑप्शन सी है एक और तीन, और ऑप्शन डी है एक दो और तीन। भारत विश्व में आभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है और निर्यातक देश है, तो इसका जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, और भारत में कर्नाटक के कोलार में सोने का निक्षेप होता है, ना कि आंध्र प्रदेश में। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी गलत हो जाएगा इसमें। ओके, और एल्युमिनियम को उसके एक्स बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है, तो इस प्रकार जो कथन तीन है वो सही हो जाएगा। तो इसमें केवल तीन सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं। पहले ऑप्शन ए है कोयला और पेट्रोलियम, ऑप्शन बी है जल विद्युत, ऑप्शन सी है सौर ऊर्जा, और ऑप्शन डी है परमाणु ऊर्जा। जीवाश्म ईंधन के उदाहरण जो है वो कोयला और पेट्रोलियम है, तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोत के उदाहरण हैं। और दूसरा कथन है, विश्व की ऊर्जा का एक चौथाई हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है। और तीसरा कथन है, सीएनजी गैस एक पर्यावरण हितोषी गैस है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो और तीन, ऑप्शन सी है एक और दो, और ऑप्शन डी है एक दो और तीन। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत जो है वो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, बायोगैस और भूतपीय ऊर्जा शामिल है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और विश्व की ऊर्जा का एक चौथाई हिस्सा जो है वो जल विद्युत से उत्पन्न होता है, तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा। और संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी एक प्रचलित पर्यावरण हितोषी ऑटोमोबाइल ईंधन है, क्योंकि यह पेट्रोलियम और डीजल की तुलना में कम प्रदूषित करती है। तो इस प्रकार इसमें जो कथन तीन है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, तो इसमें एक दो तीन तीनों सही है, तो डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, विश्व का प्रथम सौर और पवन चालित बस अड्डा न्यूजीलैंड में है। और दूसरा कथन है, थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनाजाइट बालू में पाए जाते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। विश्व का प्रथम सौर और पवन 40 बस अड्डा स्कॉटलैंड में है, ना कि न्यूजीलैंड में। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, और थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनोजाइट बालुओं में पाए जाते हैं, तो इस प्रकार जो कथन दो है वो सही हो जाएगा। तो इसमें केवल दो सही है, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कल्पक्कम तारापुर राणा प्रताप सागर और नारोरा संबंधित है। ऑप्शन है सौर ऊर्जा से, ऑप्शन बी है पवन ऊर्जा से, ऑप्शन सी है परमाणु ऊर्जा से, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। कल्पक्कम तारापुर राणा प्रताप सागर और नरोरा का संबंध जो है वो परमाणु ऊर्जा से है, तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में यूरेनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, भारत के 2/3 यूरेनियम का खनन केरल से होता है। और दूसरा कथन है, यूरेनियम का प्रत्यक्ष खनन होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। भारत का अधिकांश यूरेनियम जो है वो झारखंड के सिंहभूमि जिले से प्राप्त होता है, ना कि केरल से। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके। और यूरेनियम का प्रत्यक्ष खनन होता है, तो इस प्रकार जो कथन दो है वो सही हो जाएगा। तो इसमें केवल दो सही है, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सनराइज उद्योग के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन ए जोखिम भरे उद्योग, ऑप्शन बी है उभरते हुए उद्योग, ऑप्शन सी है डूबते हुए उद्योग, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। जो उभरते हुए उद्योग होते हैं उसे सनराइज उद्योग के नाम से जाने जाते हैं। तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पहली सफल यांत्रिकृत वस्त्र मिल मुंबई में स्थापित की गई। और दूसरा कथन है, प्रथम वस्त्र उद्योग 1818 में कोलकाता में स्थापित की गई। उपयुक्त कथनों में से कौन सा गलत है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। प्रथम वस्त्र उद्योग की स्थापना का पहला प्रयास जो है वो 1818 में कोलकाता के फोर्ट ग्लास्टर में किया गया था, जो असफल रहा था। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। और इसका पहला सफल प्रयास जो है वो 1854 के कावासजी नानाभाई डाबर द्वारा मुंबई में किया गया था। तो इसका जो कथन एक है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें कोई भी कथन गलत नहीं है, तो डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत का मानचेस्टर गांधीनगर को कहा जाता है। और दूसरा कथन है, 1859 में पहली सूती मिल गांधीनगर में स्थापित हुई। और तीसरा कथन है, बेंगलुरु भारत की सिलिकॉन घाटी है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा गलत है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है दो और तीन, ऑप्शन सी है एक और दो, और ऑप्शन डी है एक दो और तीन। भारत का मानचेस्टर जो है वो अहमदाबाद को कहा जाता है, ना कि गांधीनगर को। तो इसका जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। ओके। और अहमदाबाद में ही 1859 में पहली सूती मिल स्थापित की गई थी। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी गलत हो जाएगा। यह गांधीनगर में नहीं बल्कि अहमदाबाद में ही सूती मिल स्थापित की गई थी। ओके। और भारत की सिलिकॉन घाटी बेंगलुरु को कहा जाता है। तो इस प्रकार जो कथन तीन है वो सही हो जाएगा। तो इसमें एक और दो गलत है, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जनसंख्या वितरण के तृतीय रूप से अभिप्राय है। पहला ऑप्शन है, भूपृष्ठ पर फैले लोगों की जनसंख्या से, ऑप्शन बी है असंख्य जनसंख्या से, ऑप्शन सी है जनसांख्यिकी आवास से, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। जनसंख्या वितरण के तृतीय रूप से अभिप्राय जो है वो भूपृष्ठ पर फैले लोगों की जनसंख्या से है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, जन्म दर को प्रति 10,000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाता है। दूसरा कथन है, जीवन प्रत्याशा उन वर्षों की संख्या को कहते हैं जिसमें लगती के जीवित रहने की आशा की जाती है। और तीसरा कथन है, उत्प्रवास का अर्थ व्यक्ति द्वारा एक देश को छोड़ना है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा गलत है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है दो और तीन, ऑप्शन सी है एक और दो, और ऑप्शन डी है एक दो और तीन। जन्म दर जो है वो प्रति 1,000 व्यक्ति पर जीवित जन्मों की संख्या में मापी जाती है, ना कि 10,000। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। ओके। और जीवन प्रत्याशा उन वर्ष की संख्या है जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जा सकती है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। उत्प्रवास का अर्थ एक व्यक्ति के द्वारा एक देश को छोड़ना है। तो इस प्रकार जो कथन तीन है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें केवल एक गलत है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जनसंख्या पिरामिड क्या है? ऑप्शन है, जनसंख्या का आयु लिंग संगठन का आलेखीय निरूपण, ऑप्शन बी है क्षेत्र का जनघनत्व इतना बढ़ जाता है कि लोग ऊंची इमारतों में रहते हैं, ऑप्शन सी है बड़े नगर क्षेत्र में जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। एक देश के जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिक विधि जनसंख्या पिरामिड है, जिसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। ओके। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन है चक्रवाती अवदाब, ऑप्शन बी है मानसून की वापसी, ऑप्शन सी है दक्षिण पश्चिमी मानसून और ऑप्शन डी है पश्चिमी विक्षोभ। उत्तर पश्चिमी भारत में भूमध्य सागर से आने वाली चक्रवाती विक्षोभ शीत ऋतु में वर्षा कराती है। यह वर्षा रबी की फसल के लिए बहुत लाभकारी है। इन विक्षोभों का भारत के मौसम पर काफी प्रभाव पड़ता है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में शीत ऋतु में वर्षा होती है। ओके, तथा शीतकालीन रात में तापमान में वृद्धि भी हो जाती है। तो इस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में वर्षा जो है वो पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है पश्चिमी विक्षोभ कैस्पियन सागर में उत्पन्न होते हैं और दूसरा कथन है भारत में इनका प्रवेश पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। पश्चिमी विक्षोभ जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप में जाड़े के मौसम में पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम में प्रवेश करते हैं और यह भूमध्य सागर से में उत्पन्न होते हैं, ना कि कैस्पियन सागर में। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। ओके, और भारत में पश्चिमी विक्षोभ का प्रवेश जो है वो पश्चिमी जेट के द्वारा ही होता है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो सही हो जाएगा। तो इसमें केवल दो सही है, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी ITCZ के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है ये विषुवतीय अक्षांश में विस्तृत गर्त एवं निम्न दाब का क्षेत्र होता है और दूसरा कथन है सूर्य की स्थिति में परिवर्तन के साथ ही यह क्षेत्र उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी ITCZ विषुवतीय अक्षांश में विस्तृत गर्त एवं निम्न दाब का क्षेत्र होता है। यहीं पर उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें आपस में मिलती हैं। यह अभिसरण क्षेत्र विषुवत वृत्त के लगभग समानांतर होता है, लेकिन सूर्य की आभासी गति के साथ साथ यह उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता है। तो इस प्रकार इसमें जो कथन एक और दो दोनों सही है, तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारतीय जलवायु को प्रभावित करता है? पहला है एल नीनो, दूसरा है पश्चिमी जेट धाराएं, तीसरा तिब्बत का पठार। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है दो और तीन, ऑप्शन सी है एक और दो और ऑप्शन डी है एक दो और तीन। भारतीय जलवायु को ये तीनों जो हैं वो प्रभावित करते हैं। एल नीनो, पश्चिमी जेट धाराएं और तिब्बत का पठार, ये तीनों जो हैं वो भारतीय जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो इसमें एक और दो और तीन तीनों सही है, तो डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा ऋतु में तमिलनाडु तट के शुष्क रहने का कारण है। पहला है तमिलनाडु का तट बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनों के समानांतर पड़ता है। दूसरा कथन है यह दक्षिण पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा के विशिष्ट क्षेत्र में स्थित है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। तमिलनाडु का तट वर्षा ऋतु में शुष्क रह जाता है। इसके लिए दो कारक उत्तरदायी हैं। तमिलनाडु तट जो है वो बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनों के समानांतर पड़ता है और दूसरा कारण है तमिलनाडु तट जो है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा के विशिष्ट क्षेत्र में स्थित है। तो इस प्रकार जो कथन एक और दो है दोनों सही है, तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में शीत ऋतु की विशेषताओं के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है शीत ऋतु में भारतीय उपमहाद्वीप के तटीय भागों में तापांतर अधिक होता है तथा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में कम होता है। और दूसरा कथन है इस ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रभावित होती है। और तीसरा कथन है शीत ऋतु में उत्तरी मैदान विशेष रूप से उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पश्चिमी विक्षोभ कहे जाने वाले चक्रवाती विक्षोभ से प्रभावित होते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है दो और तीन, ऑप्शन सी है एक और दो और ऑप्शन डी है एक दो और तीन।
शीत ऋतु में भारतीय उपमहाद्वीप के तटीय भागों में तापांतर जो है वो बहुत कम होता है, ना कि बहुत अधिक होता है। ओके, और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में अधिक रहता है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, और इस ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रभावित होती हैं। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो सही हो जाएगा। और शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम में चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्वाह एक विशेष लक्षण है। तो इस प्रकार जो कथन तीन है वो भी सही हो जाएगा इसमें। ओके, और उत्तर पश्चिम में विक्षोभ जो है वो चक्रवाती विक्षोभ से प्रभावित होता है। तो इस प्रकार जो कथन दो और तीन है वो सही हो जाएगा। तो इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मानसूनी जलवायु की क्षेत्रीय विविधता विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाने में सहायक है। और दूसरा कथन, मानसून प्रस्फोट देश के व्यापक क्षेत्रों में मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न कर देता है। और तीसरा कथन है, भारत की जलवायु की विविधताओं के कारण यहाँ के भोजन, वस्त्र और आवास में विविधता उजागर होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है दो और तीन, ऑप्शन सी है एक और दो, और ऑप्शन डी है एक, दो और तीन। मानसूनी जलवायु की क्षेत्रीय विशेषता जो है वो विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाने में सहायक होती है। तो इसका जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। ओके, और मानसून का अचानक प्रस्फोट जो है वो देश के व्यापक क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न कर देता है। तो इसका जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा। ओके, और भारत की जलवायु की विविधता के कारण ही यहाँ के भोजन, आवास और वस्त्र में विविधता उजागर होती है। तो इस प्रकार जो कथन तीन है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें एक, दो, तीन इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संदर्भ में सही है? पहला है, ये वन शीत और शुष्क प्रदेशों में पाए जाते हैं। दूसरा कथन है, इन वन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा जो है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। और तीसरा कथन है, ये वन विरल होते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो, और ऑप्शन डी है एक, दो और तीन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उष्ण और आर्द्र प्रदेशों में पाए जाते हैं, न कि शीत और शुष्क प्रदेशों में। तो इसका जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। ओके, और इन वन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा जो है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो इसका जो कथन दो है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और ये वन जो है वो सघन मात्रा में पाए जाते हैं, ना कि विरल मात्रा में। तो इसका जो कथन तीन है वो भी गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल दो सही है, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पर्वतीय क्षेत्र में ऊंचाई बढ़ने के साथ प्राकृतिक वनस्पति में बदलाव आता है। दूसरा कथन है, हिमालय पर्वत श्रृंखला में उष्णकटिबंधीय वनों से लेकर टुंड्रा प्रदेश में पाए जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई में वृद्धि तथा तापमान में कमी के साथ प्राकृतिक वनस्पति में अंतर दिखाई देता है। इन वनों को दो भागों में बांटा जा सकता है, उत्तर पर्वतीय वन और दक्षिण पर्वतीय वन। ऊंचाई बढ़ने के साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला में उष्णकटिबंधीय वनों से लेकर टुंड्रा प्रदेश में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो भी सही हो जाएगा, और दो है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें एक और दो दोनों सही है, तो सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत में पर्वतीय वन मुख्यतः पाए जाते हैं। पहला है पश्चिमी घाट में, दूसरा है पूर्वी घाट में, तीसरा है नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में, और चौथा है विंध्यन पर्वत श्रृंखला में। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए है केवल एक और दो, ऑप्शन बी है केवल दो और तीन, ऑप्शन सी है केवल एक, तीन और चार, और ऑप्शन डी है केवल तीन और चार। दक्षिणी पर्वतीय वन मुख्यतः प्रायद्वीप के तीन भागों में मिलते हैं, पश्चिमी घाट, विंध्याचल और नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में। ओके, चूंकि ये श्रृंखलाएं उष्णकटिबंध में पड़ती हैं और इनकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 1500 मीटर ही है, इसलिए यहाँ ऊंचाई वाले क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय और निचले क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। ओके, तो इस प्रकार इसमें एक, तीन और चार इधर राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
माइग्रो वन के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है माइग्रो तटवर्ती क्षेत्रों में जहां ज्वार भाटा आते हैं वहां की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। दूसरा कथन है माइग्रो पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। माइग्रो तटवर्ती क्षेत्र में जहां ज्वार और भाटा आती है वहां होते हैं, तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा, वहां की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। ओके, और माइग्रो पौधों की जड़ें जो है वो पानी में डूबी रहती हैं, तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें एक और दो दोनों सही है, तो सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक वानिकी में शामिल किया जाता है। पहला है शहरी वानिकी, दूसरा है ग्रामीण वानिकी, तीसरा है मरुस्थलीय वानिकी और चौथा है फार्म वानिकी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी है केवल दो और चार, ऑप्शन सी है केवल एक दो और तीन, और ऑप्शन डी है केवल एक दो और चार। सामाजिक वानिकी में शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी और फार्म वानिकी को शामिल किया जाता है, तो इस प्रकार इसमें एक, दो और चार द राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है सुंदरबन जीवमंडल नीचे गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के दलदली डेल्टा पर स्थित है, और दूसरा कथन है सुंदरबन जीवमंडल नीचे में शेर जैसे पूंछ वाले बंदर सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। सुंदरबन जीवमंडल नीचे पश्चिमी बंगाल में गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के दल्लड़ी डेल्टा पर स्थित है, तो इस प्रकार जो इसमें कथन एक है वो सही हो जाएगा। ओके, और शेर जैसे पूंछ वाले बंदर जो है वो नीलगिरी जीवमंडल नीचे में सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं, ना कि सुंदरबन जीवमंडल में, तो इस प्रकार जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा, तो इसमें केवल एक सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की जलवायु से संबंधित विशेषताएं हैं। पहला है समान रूप से उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय व मानसूनी है, और दूसरा कथन है बंगाल की खाड़ी से उठने वाला दक्षिण पश्चिमी मानसून से ही उत्तर प्रदेश में मुख्यतः वर्षा होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है ना तो एक और ना ही दो, और ऑप्शन डी है एक और दो दोनों सही है। समान रूप से प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय व मानसूनी है, तो इसका जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। ओके, और उत्तर प्रदेश में मुख्यतः वर्षा जो है वो बंगाल की खाड़ी से उठने वाली दक्षिण पश्चिमी मानसून से ही होती है, तो इसका जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा, तो इसमें एक और दो दोनों सही है, तो डी द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालयी अपवाह तंत्र में शामिल नदियों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण किया जाता है? पहला है वी आकार की घाटियां, दूसरा है छिप्रिकाएं, तीसरा है समतल घाटी, और चौथा है गुम्फित वाहिकाएं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए है केवल एक, दो और तीन, ऑप्शन बी है केवल एक, तीन और चार, और ऑप्शन सी है केवल एक और तीन, और ऑप्शन डी है एक, दो, तीन और चार। हिमालयी अपवाह तंत्र में शामिल नदियों के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां जो है वो वी आकार की घाटियां, छिप्रिकाएं, समतल घाटी और गुम्फित वाहिका, ये चारों जो है वो हिमालयी अपवाह तंत्र में शामिल नदियों के द्वारा स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं, तो इस प्रकार इसमें एक, दो और तीन और चार इज द राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु नदी तंत्र के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है सिंधु की सहायक नदी व्यास कुल्लू घाटी से गुजरती है। दूसरा कथन है जम्मू कश्मीर में अवस्थित डल झील झेलम नदी पर अवस्थित है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। सिंधु की सहायक नदी व्यास रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से निकलती है। यह नदी कुल्लू घाटी से गुजरती है, तो इस प्रकार इसमें जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और झेलम नदी पर वूलर झील अवस्थित है, ना कि डल झील, तो इस प्रकार जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा इसमें, तो इसमें केवल एक सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदियां ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं? पहला रांगो सांगपो, दूसरा दिबांग, तीसरा लोहित, चौथा मानस। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल एक, दो और तीन, ऑप्शन बी है केवल एक, तीन और चार, ऑप्शन सी है केवल एक और तीन, और ऑप्शन डी है एक, दो, तीन और चार।
ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियां जो है वो सुबनसिरी, तीस्ता, मानस, दिहांग, दिबांग, रांगो, सांगपो, लोहित आदि है। तो इस प्रकार इसमें 1, 2, 3 और 4 ये चारों जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं अरुणाचल हिमालय से संबंधित है? पहला है, अरुणाचल हिमालय की पर्वत श्रेणियां तेज बढ़ती हुई गहरे गार्ज बनाने वाली नदियों द्वारा विच्छेदित होती हैं। और दूसरा कथन है, यहाँ की नदियां बहुत से जलप्रपात बनाती हैं। और तीसरा कथन है, यहाँ की क्षेत्रीय व्यापार दुआर क्षेत्र से होकर किया जाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है 1 और 2 और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। अरुणाचल हिमालय से संबंधित ये तीनों जो कथन है वो सही है। तो इसमें 1, 2 और 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदान के तराई क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, यह क्षेत्र भाबर के दक्षिण में है। और दूसरा कथन है, इस प्रदेश में भाबर क्षेत्र में लुप्त नदियां धरातल पर प्रकट होती हैं। और तीसरा कथन है, दुधवा राष्ट्रीय पार्क इसी क्षेत्र में स्थित है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है 1 और 2 और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। भाबर के दक्षिण में तराई क्षेत्र है जिसकी चौड़ाई जो है वो 10 से 20 किलोमीटर है। भाबर के क्षेत्र में लुप्त नदियां जो है वो इस प्रदेश में धरातल पर निकलकर प्रकट होती हैं। तो इस प्रकार इसमें जो 1 है और 2 है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और दुधवा राष्ट्र उद्यान जो है वो तराई क्षेत्र में ही स्थित है। तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें 1, 2, 3 तीनों सही है। तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां पश्चिम घाट के अंतर्गत शामिल है? पहला है अन्नामलाई, दूसरा है नीलगिरी, तीसरा है कारडामम। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है 1 और 2 और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। दक्कन पठार के पूर्व एवं पश्चिम सिरे पर क्रमशः पूर्वी एवं पश्चिमी घाट स्थित हैं। ओके, और पश्चिमी घाट की प्रमुख पहाड़ियां जो है वो सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डामम यानी इलायची की पहाड़ियां हैं। तो इस प्रकार इसमें जो 1, 2 और 3 जो है वो पश्चिमी घाट की पहाड़ियां हैं। तो इस प्रकार इसमें तीनों जो सही हैं तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, और पूर्वी घाट की पहाड़ियां जो है वो जाओदाई पहाड़ियां, पालकोंड श्रेणी और नल्लामलाई पहाड़ियां और महेंद्रगिरी पहाड़ियां हैं। ओके, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल की कृषि से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और दूसरा कथन है, चावल की कृषि के लिए उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक की आवश्यकता होती है। और तीसरा कथन है, चावल की कृषि के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है 1 और 2 और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। चीन जो है वो चावल का सबसे ज्यादा उत्पादक देश है, उसके बाद भारत का नंबर आता है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। ओके, और चावल की कृषि के लिए उच्च तापमान जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। तो इस पे जो कथन 2 है वो सही हो जाएगा। ओके, और चावल की कृषि के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तो इसमें केवल 3 जो है वो कथन 3 है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें 2 और 3 सही हो जाएगा। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की उत्तरी क्षेत्र हिमालय नदी के भारी निक्षेप से निर्मित होने के कारण यहाँ की मिट्टी कंकड़, पत्थर और मोटे बालुओं से निर्मित है। अतः इस क्षेत्र को किस मृदा खंड के अंतर्गत रखा जाएगा? ऑप्शन है तराई, ऑप्शन बी है भाबर, ऑप्शन सी है मैदानी और ऑप्शन डी है बांगर। उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र हिमालय नदी के भारी निक्षेप से निर्मित होने के कारण यहाँ की मिट्टी जो है वो कंकड़, पत्थर और बालुए से निर्मित है। और इस प्रकार की मृदा को भाबर खंड के अंतर्गत रखा जाएगा। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय प्राणपाती वनों के संदर्भ में विचार कीजिए। पहला है, इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। और दूसरा कथन है, ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा जो है वो 70 सेंटीमीटर से कम होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों और ऑप्शन डी है ना तो 1 और ना ही 2।
उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है वो भारत में सर्वाधिक क्षेत्रों में फैला हुआ है। इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। तो इसका जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। और ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा जो है वो 70 से 200 सेंटीमीटर होती है, ना कि 70 से कम होती है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल एक सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। तो आज के लिए इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टेस्ट सीरीज लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके। और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जो कि टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ओके। थैंक यू सो मच।